हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं कि जिसको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव में आप एग्ज़ाम में कम से कम पास ज़रूर हो जाइएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा बना लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास क्लास 10th का हिस्ट्री है और हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। इसमें से जो गेस पेपर है इसमें फर्स्ट चैप्टर का एकदम मेन पॉइंट दिया गया है। इसी से लगभग ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन रहते हैं और अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से इसको पढ़िएगा। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद और इसका है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और हिल्स्टन राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया था। ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि डेनमार्क पर आक्रमण कब किया था, किसने किया था, क्यों किया था, और यह 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हो चुका था। प्रसा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। जीत के बाद स्लेस्विग प्रसा के अधीन हो गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। गणतंत्र या प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। उसमें स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा का उसी में ये ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ था। जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया था। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैली जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ था। यह आपको चार के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनका योगदान। हीगल, कांट, हम्बोल्ट, जैकब, ग्रीन आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ये पूछा जा सकता है कि जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा किन्होंने दिया। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। यह आ सकता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से यानी बाय प्रोफेशन वो नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। व्यापारिकों की एक संस्था जोल्वेराइन भी थी। रक्त एवं लौ यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। सेडाउन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। सेडाउन का युद्ध प्रसा एवं फ्रांस के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया। वेटिकन सिटी का राजमहल जहां पोप रहते थे वो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसके कुछ और भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कौन थे, यह आ सकता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो प्रसा के शासक विलियम ने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया और बिस्मार्क हीगल के विचारों से प्रभावित था।